डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 7 के पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को समझेंगे। महत्वपूर्ण बिंदुओं में हमारे यहाँ पर 1 से लेकर के 14 तक के महत्वपूर्ण बिंदु हैं और जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक पाठ के अंत में महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। ये एक प्रकार से पूरे पाठ का सार है या समरी है और वास्तव में ही महत्वपूर्ण यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो कि इस पूरे पाठ की समरी होती है, सार होता है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। देखिएगा, परमाणु की संरचना को समझाने के लिए हमारे सिलेबस में 4 वैज्ञानिकों के नाम हैं। उन चारों वैज्ञानिकों ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए अपने अपने सिद्धांत या मॉडल या प्रयोग ये बताए हैं। तो देखते हैं, जैसा कि पाठ का नाम ही क्या है, परमाणु सिद्धांत। पहले अपन परमाणु की बात करेंगे और इस पाठ का दूसरा जो भाग है वो है तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म और आवर्त सारणी के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो इस पाठ का जो आधा पार्ट है वो है परमाणु सिद्धांत के बारे में। परमाणु सिद्धांत यानी कि परमाणु की संरचना को समझाने के लिए सबसे पहले डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आता है। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं परमाणु की खोज किसने की थी, डाल्टन ने की थी। अब देखिएगा, इसके जो पॉइंट हैं वो मुख्य बिंदु जो डाल्टन ने बताए वो ये पॉइंट हैं। तो पहला ही पॉइंट जो है वो ये है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, ये डाल्टन ने बताया था सबसे पहले। तो अपना महत्वपूर्ण बिंदु में पहला पॉइंट क्या था, सर्वप्रथम डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से निर्मित होता है। जैसे मान लीजिए अपने घरों में कोई एल्यूमिनियम का पाइप है, ठीक है ना, तो एल्यूमिनियम का पाइप छोटे छोटे इसमें जो कण होते हैं ये एल्यूमिनियम के परमाणु हैं। ठीक है, ये बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। तो ये परमाणु के मिलने से अणु बनता है और जब एक जैसे परमाणु होते हैं तो वो तत्व कहलाता है। ठीक है, एक जैसे परमाणु होते हैं तत्व कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और प्लस हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन परमाणु के मिलने से जो H2 का अणु बना है ये एक अणु है और ये तत्व कहलाता है क्योंकि इसमें एक जैसे ही परमाणु है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये तो बात हुई सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन के बारे में जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया, ठीक है, और परमाणु की खोज की थी। दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रथम परमाणु मॉडल। अब मॉडल यानी कि परमाणु की संरचना को समझाने का प्रयास किसने किया था कि परमाणु ऐसा होता है, थॉमसन ने दिया था। जे थॉमसन जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया था और इन्होंने जो मॉडल दिया उसका नाम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी उसको जाना जाता है। प्लम और पुडिंग दो शब्द हैं, ठीक है। अपन देखेंगे क्या है प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग क्रिसमस, जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो क्रिसमस के ऊपर एक प्रकार की एक मिठाई केक होता है एक प्रकार का, ठीक है, उसे प्लम पुडिंग कहते हैं। एक मिठाई है, केक जैसी होती है। तो ये थॉमसन ने बताया था कि परमाणु इसी प्रकार से होता है। तो देखते हैं किस प्रकार से उसने संरचना बताई थी। चलते हैं अपने पाठ्य पुस्तक में। यह रहा थॉमसन का परमाणु मॉडल। ये थॉमसन जो आपको वैज्ञानिक का आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ देखिएगा, ये वही थॉमसन है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। मैंने एक थोड़े दिनों पहले आपको पिछले वीडियो में एक ट्रिक बताई थी कि आप याद कर लीजिएगा, ईंट, पग और नाच, ठीक है ना। परमाणु के अंदर 3 मौलिक कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है, मतलब थॉमसन, ठीक है। ईंट है यानी कि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। प यानी कि प्रोटॉन, गै का मतलब गोल्ड स्टीन, ठीक है। गै का मतलब क्या है, गोल्ड स्टीन है, गै से स्पेलिंग शुरू होती है गोल्ड स्टीन की। तो ईंट, पग, नाच, नय का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन, जो परमाणु में न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन एन से इंडिकेट करते हैं। चै का मतलब चैंडविक, पूरा नाम जेम्स चैंडविक है। तो आप ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे याद कर सकते हो, ईंट, पग, नाच। तो ये थॉमसन जो वही थॉमसन है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो देखिएगा, ये इन्होंने क्या बताया था कि परमाणु का जो आकार है वो एक पूरा धनावेशित गोला होता है, यानी कि पूरा परमाणु धनावेशित होता है। ऐसा वास्तव में नहीं होता है, लेकिन उस समय इन्होंने बताया था। देखिए, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, पूरा जो गोला है ये परमाणु है, परमाणु एक गोले जैसा होता है और ये पूरा धनावेशित होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं। ये ठीक वैसे ही होता है जिस प्रकार से तरबूज के अंदर, तरबूज में बीज बिखरे होते हैं, ठीक है। इन्होंने इस प्रकार से बताया था इसको।
और जो प्लम पुडिंग नाम क्यों पड़ा वो देखते हैं अपन। यानी कि इनके अनुसार थॉमसन के अनुसार इलेक्ट्रॉन परमाणु जो है वो 10 की घात -10 मीटर के आकार का एक धनावेशित गोला है और इसमें समान मात्रा में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इस प्रकार यह एक प्रकार का क्रिसमस केक है, केक यानी कि एक प्रकार की मिठाई है। यहाँ धनावेश को पुडिंग की तरह, यानी कि जो नाम है ना प्लम पुडिंग, ठीक है, तो नाम क्या है इसका देखो, प्लम पुडिंग। तो धनावेश को तो पुडिंग कहा गया है और ऋणावेश जो बिखरे हुए हैं इसके अंदर उनको प्लम कहा गया है। ठीक है, धनावेश को पुडिंग की तरह माना जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉन प्लम की तरह लगे होते हैं। इसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में बूंदी के लड्डू, अपने जो बूंदी के लड्डू होते हैं ना जो खाते हैं अपन, ठीक है, उसमें बहुत सारी बूंदी होती है इस प्रकार से, ठीक वैसा ही बताया गया है। भारत के अंदर अगर इसकी बात करें तो बूंदी के लड्डू जैसे उसमें बूंदियां होती हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन है और ये पूरा लड्डू है, ये क्या है? ये पूरा परमाणु है इसका। ठीक है, या तरबूज की तरह, ठीक है, तरबूज का लाल भाग तो धनावेशित, तरबूज देखते हैं अपन खाते हैं, गर्मियों में तरबूज आते हैं, जो लाल रंग की जो अपन जो खाते हैं पदार्थ वो तो इसका धनावेशित भाग मान लिया और उसमें जो बीज लगे हुए हैं, जो काले काले बीज होते हैं तरबूज के अंदर, ठीक है, वो सारे उसमें इलेक्ट्रॉन मान लिए गए। हालांकि ये थॉमसन का जो मॉडल है ये बाद में इसमें कुछ कमियां थी, वास्तव में परमाणु ऐसा नहीं होता है। ठीक है, धीरे धीरे सुधार होता है, उसके बाद में रदरफोर्ड आएंगे, फिर नील्स बोर आएंगे, परमाणु के अंदर वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए हैं। तो एक प्रकार से हमने जो थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल है उसके बारे में समझा, दूसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट जो है वो है, अगले वैज्ञानिक आएंगे रदरफोर्ड। देखो चारों वैज्ञानिक जो अपने पाठ्य पुस्तक में है वो क्रम से दिए गए हैं। तीसरा वैज्ञानिक आएगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था सोने की पन्नी के ऊपर, स्वर्ण पत्र जिसको कहते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के मध्य नाभिक में, देखो इन्होंने जो बताया था वो वास्तव में सही बताया था कि मध्य में क्या होता है, बीच में नाभिक होता है और उसमें उसका अधिकांश भार होता है, भार बोल दीजिए द्रव्यमान होता है। क्यों होता है? क्योंकि परमाणु का आकार इस प्रकार से होता है और नाभिक जो है उसमें उसका अधिकांश भार या द्रव्यमान होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान कहाँ होता है? उसके नाभिक में होता है। क्यों होता है? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग ही उसका द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान कहलाता है। क्लियर? और ये धनावेशित होता है क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित होता है, इसलिए नाभिक भी धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, तो यहाँ पर नाभिक पूरा क्या हो गया? धनावेशित हो गया। और बाहर कक्षा होती है, जो कक्षा इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका बीच का जो ये भाग है, ये अधिकांश भाग खाली होता है, खोखला होता है। ये किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था। रदरफोर्ड की बात कर रहे हैं अपन, और वास्तव में ऐसा ही होता है, होता भी ऐसा ही है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के मध्य बीच में क्या होता है? नाभिक होता है और उसका अधिकांश उसमें भार होता है, द्रव्यमान होता है, और ये कैसा होता है? धनावेशित होता है। क्लियर? ये तो नाभिक की बात होगी। एक बात और, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। अगर क्वेश्चन आ जाए नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक यानी कि परमाणु का जो नाभिक होता है उस नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, मैंने बताया था अधिकांश भाग बीच का जो ये देखिएगा बीच में नाभिक है, उसके बाद में जो कक्षाएं होती हैं, नाभिक और कक्षा के बीच का ये जो भाग है ये क्या है? रिक्त है, खाली है। इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन्होंने बताया था कि नाभिक जो है उसके चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। हालांकि कक्षा के बारे में नील्स बोर ने बताया था, इन्होंने कक्षा के बारे में नहीं बताया था रदरफोर्ड ने। कक्षा की खोज जो है, कक्षा के बारे में कितनी कक्षाएं होती हैं, कैसे होती हैं, वो सारी बातें नील्स बोर ने बताई थी। ठीक है, परंतु इन्होंने ये बता दिया कि बीच में नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक में कहा है रदरफोर्ड, ये रहा अपना रदरफोर्ड का प्रयोग, रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग। ये वैज्ञानिक की आप तस्वीर देख पा रहे हैं। इन्होंने क्या किया था कि ये एक प्रकार से देखिएगा बीच में ये कोई सोने की पन्नी है, ठीक है, और इसके ऊपर अल्फा कण, इसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार की, और ये अल्फा कण जो है वो अधिकांश प्रकीर्णित हो गए, यानी कि फैल गए दूर दूर। ठीक है, और कुछ सीधे निकल गए इसमें से, कुछ वापस परावर्तित हो गए। तो यहाँ देखिए अपन सोने की जो परमाणु है उसका एक परमाणु देखें, परमाणु है एक पूरा। ठीक है, परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक होता है और ये कक्षा है बाहर वाली। ठीक है, तो यहाँ अल्फा कण जो है वो अधिकांश अल्फा कण तो सीधे निकल गए। क्यों? क्योंकि अधिकांश भाग खाली होता है, बीच में नाभिक होता है। इस नाभिक से कुछ कण टकरा करके विचलित हो गए और कुछ कण जो है वो टकरा करके वापस लौट के आ गए। तो इन्होंने बताया कि बीच में कुछ ऐसा पदार्थ है, नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और धनावेशित होता है, अधिकांश भाग खोखला खाली है बीच का भाग। ये सारी बातें रदरफोर्ड ने बताई थी। तो इसके जो निष्कर्ष हैं, जो पॉइंट है वो देखिएगा आपको यहाँ देखने को मिलेंगे कि उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश
धनावेश यानी कि नाभिक में जो पॉजिटिव चार्ज है, और द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये भी नाभिक में होते हैं, उसके मध्य नाभिक में केंद्रित होते हैं। यानी कहाँ होता है धनावेश, नाभिक में होता है, द्रव्यमान भी कहाँ होता है, नाभिक में होता है। और परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, इसमें चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों में, देखो उन्होंने ऐसा नाम लिया था, पथ का नाम लिया था। कक्षा जो शब्द ना, वो निल्स बोर ने बताया, कक्षा या कक्ष या ऊर्जा स्तर, इन वर्ताकार पथों को कक्षा कहते हैं, वो अपन अब कहते हैं। ठीक है, उस समय इन्होंने तो, रदरफोर्ड ने इतना बताया था कि वर्ताकार कोई रास्ता होता है, कोई वर्ताकार पथ होता है, उस पथ के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, और आगे देखिएगा, परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, निश्चित रूप में इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने उसमें नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी तो परमाणु उदासीन होगा, क्योंकि प्लस माइनस बराबर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, चौथे वैज्ञानिक की बात करते हैं, निल्स बोर के बारे में, जिन्होंने परमाणु के अंदर जो कक्षाओं के बारे में बताया था। निल्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तर, ऊर्जा कक्ष बोल दीजिए, ऊर्जा स्तर बोल दीजिए, कक्ष या कक्षा बोल दीजिए, ठीक है, में चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो देखते हैं, निल्स बोर की बात करते हैं। ये आपको तस्वीर दिखा दे रही है, निल्स बोर की है। ठीक है, तो निल्स बोर ने बताया था, ये देखिएगा पॉइंट जो है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और उसमें धनावेशित कण प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या या ऊर्जा स्तर पथ में चक्कर लगाते रहते हैं, इसको पथ, कक्षा, ऊर्जा स्तर या कोश, ठीक है, आदि नामों से जाना जाता है। क्लियर। अब जो नाभिक से जो कक्षा सबसे पास में होगी नाभिक के, ये इसकी पहली कक्षा होगी, उसके बाद में दूसरी कक्षा आएगी, फिर तीसरी कक्षा आएगी, चौथी कक्षा आएगी, इस प्रकार से कक्षा होती है। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन इनके अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये बातें निल्स बोर ने बताई हैं। पांचवा जो पॉइंट है वो है, तत्वों के क्रमबद्ध अध्ययन के लिए उनका वर्गीकरण क्या आता है। देखिए यहाँ अपने पाठ में एक टॉपिक है, एक हेडिंग है कि वर्गीकरण की आवश्यकता, कि हमें तत्वों का वर्गीकरण क्यों करना पड़ा। वर्गीकरण का मतलब है यानी कि समान लक्षणों या असमान लक्षणों के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांटना। सीधे से एग्जाम्पल से अपन समझें, अगर मैं कहूं कि कौन सी चीजें जो है वो पानी के अंदर तैरेंगी, कौन सी चीजें पानी में डूब जाएंगी, तो ये हमने वर्गीकरण किया है। ठीक है, अगर कहें कि कौन सी चीजें आपके घर के अंदर लकड़ी की बनी हुई है, कौन सी धातु की बनी हुई है, तो एक प्रकार का वर्गीकरण है। क्लियर। तो वर्गीकरण का मतलब है उनके समान या असमान लक्षणों या गुणों के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांटना। जैसे नहाने की साबुन और कपड़े धोने की साबुन, ठीक है, ये साबुन है लेकिन दो प्रकार के, उनका वर्गीकरण हो गया। तो इसी प्रकार से तत्व जो है, जो 118 तत्वों की अब तक खोज हो चुकी है, उनका वर्गीकरण किया गया है कि कौन सी धातु है, कौन सी धातु, कौन सी उप धातु है, और इनके अंदर कौन कौन से गुण या लक्षण पाए जाते हैं, ये सारा उनका वर्गीकरण कहलाता है। तो तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए किसी भी, जैसे प्रकार से अपन ने जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं कि मछली वर्ग है, ठीक है, या एम्फीबियन वर्ग है, उभयचर वर्ग है, रेप्टिलिया सरीसृप वर्ग है, एवीज यानी कि पक्षी वर्ग है, और मेमिलिया यानी कि स्तनधारी वर्ग है। इसी प्रकार से जो अकशेरुकी प्राणी है उनका भी वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, इसके हेलमिंथीज, एनिलिडा, मोलस्का जो संघ है वो सारे उनके वर्गीकरण है, उनके लक्षणों के आधार पर उनको एक वर्ग में, एक समूह में रखा गया है। वर्गीकरण अपन इसीलिए करते हैं ताकि तत्वों का अपन क्रमबद्ध अध्ययन कर सकें। यहाँ तत्वों की बात हो रही है, परमाणुओं की बात हो रही है। तो देखिए अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर पॉइंट आएगा अपना, ये रहा वर्गीकरण की आवश्यकता। तो वर्गीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, ये इसी के बारे में बता रहा है। तो देखिए आपके जो पॉइंट है ये इसका सार है कि तत्वों के क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए वर्गीकरण किया जाता है और वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। छठा पॉइंट है फिर, वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयासों में डोबेराइन के तरीके, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वर्गीकरण किया था सबसे पहले शुरू के, इसमें भी 4 वैज्ञानिक हैं। पहले आएंगे डोबेराइन, फिर आएंगे न्यूलैंड, उसके बाद में आएंगे मेंडलीफ, और सबसे लास्ट में आएंगे मोजले, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी जिन्होंने बनाई है। तो अपन पहले बात कर रहे हैं कि डोबेराइन ने क्या बताया था। डोबेराइन ने जो प्रयास किया उसके बाद में उसमें कुछ कमियां रह गई, फिर न्यूलैंड आए, उन्होंने कुछ प्रयास किया वर्गीकरण करने का, तत्वों को अरेंज करने का, व्यवस्थित करने का, उसमें भी कुछ कमियां रह गई। उसके बाद में मेंडलीफ आए, मेंडलीफ ने भी आवर्त सारणी का निर्माण किया, एक सारणी बनाई, एक टेबल बनाई और उसमें तत्वों को रखा। इसमें भी कुछ कमियां थी, उसमें सुधार किया, आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने बनाई। तो ये 4 वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे अपन। पहला जो बात कर रहा है डोबेराइन की बात कर रहा है, डोबेराइन के त्रिक का मतलब 3। डोबेराइन ने बताया कि जो 3 परमाणु का एक ग्रुप बनाया। देखिए अपन देखते हैं किस प्रकार से बनाया है, आपको यहाँ इससे समझ में आएगा टेबल से। ये डोबेराइन के त्रिक हैं। उन्होंने बताया कि जैसे यहाँ का तत्व है लिथियम, और फिर सोडियम, और फिर पोटेशियम। तो इन्होंने बताया कि जो पहला और जो तीसरा जो परमाणु है उनका जो परमाणु भार है, जैसे लिथियम का परमाणु भार 7 है, लिथियम का 7 है, और तीसरा पोटेशियम का 39 है, 39 है।
है ना, 39 या 39, इसको अपने राजस्थान के अंदर क्या है, भाषा में बहुत अंतर आता है, इसको 39 बोलते हैं। और इन्होंने ये बताया कि पहला जो तत्व है और तीसरा जो तत्व है एक त्रिक के अंदर, यानी कि एक कॉलम में 3 परमाणुओं को रखा, 3 तत्वों को रखा, और इसमें पहला और तीसरे का जो परमाणु भार है, ठीक है, जैसे 7 और 39, इनका योग, इसका अपन जोड़ कर ले, 7 और 39 का योग कितना होता है, 46, ठीक है। और उसका औसत निकालें, औसत का मतलब उसमें अपन जैसे मान लीजिए 2 लिए थे परमाणु अपन ने, तो 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग दे दिया तो कितना आएगा, 23 आएगा, जो कि बीच वाले का आएगा, किसका आएगा, सोडियम का आ जाएगा। तो इसे अपन डोबेरान के त्रिक कहते हैं, यानी कि इन्होंने 3 परमाणुओं को एक कॉलम में रखा, जैसे यहाँ पर कैल्शियम SrBa है ना, इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को रखा है। तो इन्होंने बताया कि जो पहला और जो तीसरा होता है, उन दोनों के परमाणु भार का योग बीच वाले के औसत का बराबर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन का 35 है और आयोडीन का 127 है, इन दोनों का योग करेंगे तो यहाँ पर ये इसका 2 का भाग देंगे, इसका औसत निकालेंगे, ठीक है। तो ये लगभग 81 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पर ये 80 मान लिया गया है। तो इन इसका और इसका, इन दोनों का, ठीक है, पहले का और तीसरे का जो औसत है वो ही क्या होता है, बीच वाले का परमाणु भार होता है। ये डोबेरान ने बताया था, लेकिन ये जो है नियम आगे नहीं चल सका, ठीक है, कुछ ही परमाणु तक चला था, उसके आगे ये नियम सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए ये असफल हो गया। उसके बाद में देखो अपने क्या लिखा है इसमें, न्यूलैंड का अष्टक नियम, दूसरे वैज्ञानिक आते हैं न्यूलैंड, इन्होंने अष्टक नियम नाम दिया। अष्टक का मतलब तो होता है 8, ठीक है। ये रही न्यूलैंड की बनाई हुई टेबल। इन्होंने ये बताया, देखिए एक टेबल में तत्वों को रखा इधर से इधर ऐसे, ठीक है, ये 8 तत्व हैं, जैसे लिथियम के बाद में बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पोटेशियम, कैल्शियम इनको रखा। कैल्शियम के आगे ये नहीं बना पाए क्योंकि आगे ये असफल हो गया। तो देखिएगा इसमें बताया जा रहा है कि जो पहला जो परमाणु है, तत्व है, उसके गुण 8वें के समान है। 8वें कैसे, देखो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, और फिर ये 8वां। तो पहले के और 8वें के समान होंगे। यहां पर भी जैसे मान लीजिए अपन गिनती यहां से करें तो पहले और 8वें का नीचे ये आएगा, इसके पहले, इसको पहला माने तो इसके नीचे 8वें का ये आएगा। कहने का मतलब पहले के और 8वें के जो गुण हैं वो एक समान होते हैं। यहां से अगर काउंटिंग करें 1 नंबर, 2 नंबर, तो 8वां ये आएगा पोटेशियम। तो सोडियम के और पोटेशियम के गुण एक समान होते हैं। इन्होंने अष्टक का मतलब होता है 8, 8 यानी कि 8 है, यानी कि पहला और 8, 8वां जो आता है पहला और पहले के बाद में 8वां, ठीक। ये उसी प्रकार से बताया था जिस प्रकार से संगीत में 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पाधानी सा, ठीक है ना, 7 स्वर के बाद में 8वां स्वर वापस वो रिपीट होता है, सारे गामा पाधानी सा, फिर वापस सा आता है। ये सा है ना, ये सारे गामा पाधानी सा, ठीक है, वापस। तो वैसा इन्होंने बताया कि पहला जैसे रिपीट होता है, जो लक्षण होते हैं परमाणु के अंदर, वही उसके 8वें के अंदर होते हैं। ये भी असफल हो गया। कैल्शियम के बाद में उसके आगे ये है उपयुक्त नहीं हुआ, ये सक्सेस नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, इसमें कुछ कमियां रहेगी। उसके बाद में आते हैं अगले वैज्ञानिक जो आते हैं 7वें पॉइंट में, वो है तत्वों के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण प्रयास मेंडलीफ ने किया। मेंडलीफ ने क्यों किया, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी आवर्त सारणी बनाई। सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ ने किया था। उन्होंने एक आवर्त नियम दिया, उसके अनुसार तत्वों के गुण धर्म, तत्वों के गुण जो है उनके परमाणु भार के अनुसार होते हैं, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो क्वेश्चन भी बनता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी और जो मोजले जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दी है, मोजले की आवर्त सारणी आधुनिक, ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी और मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी, जो आधुनिक अपन जो वर्तमान में जो चल रही है, जो पढ़ते अपन, वो आधुनिक है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी और मोजले की आवर्त सारणी में क्या अंतर है, जो पहला अंतर वो यही है कि मेंडलीफ ने तो आवर्त सारणी बनाई थी परमाणु भार के आधार पर, ठीक है ना, और मोजले ने जो आवर्त सारणी बनाई है वो बनाई है परमाणु क्रमांक के आधार पर। मोजले ने किसके आधार पर बनाई है, परमाणु क्रमांक, क्रमांक यानी सीरियल नंबर, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, हीलियम 2 पे, लिथियम 3 पे, ठीक है। और मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो बनाई थी उसके परमाणु भार के आधार पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है, आपको याद रखना है, ठीक है। और यही इसकी परिभाषा है कि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी, आवर्त नियम दिया वो क्या है, उनके तत्वों के जो गुण धर्म है वो उनके परमाणु भार के अनुसार होते हैं, यानी कि उनके आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती का मतलब बार बार रिपीट होते हैं। जिस प्रकार से न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था ना, उसमें रिपीट हो रहे थे, वैसे ही देखिए अपन यहाँ देखते हैं आवर्त सारणी ये रही। जैसे लिथियम के जो गुण हैं वही सोडियम के होंगे, बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, फिर वही पोटेशियम के होंगे। तो इस प्रकार से बेरिलियम के जो गुण है वो मैग्नीशियम के होंगे, कैल्शियम के होंगे। इसी प्रकार से हीलियम के जो गुण है वो नियोन के होंगे, आर्गन के होंगे, क्रिप्टोन के होंगे, ठीक है, जिनोन के होंगे। तो ये सारे जो गुण हैं ये अपने उनके आवर्ती फलन होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। जैसे लिथियम के गुण आ गए, फिर इधर से इधर चलेंगे, वापस सोडियम के वही गुण आ जाएंगे। तो आवर्ती का होता है रिपीटेशन, बार बार रिपीट होना, बारंबारता, या आवर्ती बोल दीजिए या फ्रीक्वेंसी बोल दीजिए इंग्लिश में, एक ही बात है। तो ये मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई है, ये रहे मेंडलीफ का चित्र जो है आपको दिखाई दे रहा है, और तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, इन्होंने ये बताया था। आगे देखते हैं क्या लिखा है।
8वां जो पॉइंट है वो उसमें बता रहा है मेंडलीफ के परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर आवर्तों व वर्गों में विभाजित एक महत्वपूर्ण आवर्त सारणी का निर्माण किया। देखो आवर्त और वर्ग बनाए इन्होंने, तो इनकी जो आवर्त सारणी है वो आपको दिखाई देंगे अपन अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें देखते हैं। ये रहा, ये रही मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी देख पा रहे हैं आप, ठीक है ना। इस प्रकार से इन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी और इन्होंने तत्व के जो आवर्त और वर्ग बनाए हैं, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने देखो ये इधर से इधर ये 6, ये जो दिख रहा है ना 1 2, ये आप काउंटिंग कर सकते हो, ये 6, ये इनकी सीरीज है इनकी, ठीक है। और ये ऊपर से नीचे जो आ रहे हैं अपन, ये इनके ये ग्रुप है, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप, ये इनके ग्रुप हैं। इस प्रकार से आवर्त सारणी ने इनको तो ये वर्ग है, एक प्रकार से वर्ग कहेंगे इनको, और ये इधर से बाएं से दाएं चलते हैं, ये क्या कहते हैं, आवर्त कहलाते हैं, इनको आवर्त कहा जाता है। तो सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का श्रेय जो है मेंडलीफ को जाता है, इन्होंने भी आवर्त और वर्ग के बारे में बता दिया था। अब अगले जो वैज्ञानिक आएंगे जो कि आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता है, वो है 9वें पॉइंट के अंदर मेंडलीफ के आवर्त नियम को मोजले ने और व्यवस्थित किया, इसमें कुछ सुधार किया जो कमियां थी, और आधुनिक आवर्त नियम दिया, आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। इनके अनुसार तत्वों के जो गुण है वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक मतलब जो जितने प्रोटॉन होंगे, जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, क्यों आता है 1 नंबर पे भाई, क्योंकि इसमें 1 प्रोटॉन है ना। सोडियम 11 नंबर पे आता है, क्यों आता है सोडियम 11 नंबर पे, क्योंकि इसके पास 11 प्रोटॉन है। प्रोटॉन की संख्या ही क्या होती है, परमाणु क्रमांक होता है, याद रखिएगा। परमाणु क्रमांक किस आधार पे है, प्रोटॉन की संख्या के आधार पर, और प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है उतनी ही संख्या इलेक्ट्रॉन की होती है, इसीलिए कहा जाता है कि परमाणु उदासीन होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, इसमें जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ये आधुनिक आवर्त सारणी, ये है। इसमें 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, ठीक है ना। ये इधर ये पी ब्लॉक, ये वाले यहाँ से यहाँ तक ये पी ब्लॉक के हैं। एस ब्लॉक में ये 2 ही हैं, ठीक है, 2 वर्ग है। और ये बीच का जो है ये डी ब्लॉक है, और यहाँ नीचे जो दिख रहा है आपको ये एफ ब्लॉक है, नीचे वाला ये। तो ये सारी यहाँ बातें जो बताई गई हैं इसमें, और इसमें ये बताया गया कि 18 तो वर्ग हैं, एक से लेकर के दूसरा तीसरा चौथा, जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, ये 18 वर्ग, 18वां वर्ग। और 7 आवर्त हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां, 7 आवर्त के बारे में बताया। ये किसने बताया था, अपने जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिन्होंने मोजले ने, तो इनकी बात कर रहा है। आगे देखिए लिखा है, अगले पॉइंट में आ रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में निर्मित किया गया है, और इसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। ये खास बात है, 7 आवर्त और 18 वर्ग परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। बढ़ते किधर से किधर बढ़ेंगे भाई, बाएं से दाएं। देखो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, हीलियम 2 नंबर पे आता है, तो बाएं से दाएं इधर बढ़ रहे हैं अपन, है ना। लिथियम 3 पे, बेरिलियम 4 पे, बोरोन 5 पे, कार्बन 6 पे, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10। तो इस प्रकार से अपन बाएं से दाएं बढ़ते हुए क्रम में परमाणु क्रमांक के आधार पर इनको रखा गया है, ठीक है। तो चलिए फिर अपन अगले पॉइंट पे बात करते हैं, 11वां पॉइंट। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में आवर्तिता उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण पाई जाती है। अब देखिएगा, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है, उसे अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, उससे आपके समझ में आ जाएगा कि परमाणु के अंदर किस प्रकार से कक्षा होती है और किस प्रकार से उनमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको, ये रहा अपना, देखिएगा आप बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहे हैं। ये और सारणी है एक प्रकार से, ठीक है ना। ये पहला वर्ग हो गया, ये ऊपर से नीचे दूसरा वर्ग हो गया, ठीक है, ये 18वां वर्ग हो गया, इस प्रकार से। तो ये यहाँ इसमें आप देख पा रहे हैं कि आवर्त में ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका आकार बढ़ रहा है, परमाणु का आकार। क्यों, क्योंकि कक्षा बढ़ गई। यहाँ 1 कक्षा थी, यहाँ इसमें 2 कक्षा हो गई, यहाँ इसमें 3 कक्षा हो गई, ठीक है ना। और बाएं से दाएं चलते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन के पास 1 नंबर पे आता है तो 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम 2 नंबर पे आता है तो नाभिक में 2 प्रोटॉन है और बाहर कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से अपन ये बता सकते हैं कि बाएं से दाएं चलते हैं तो इनमें कक्षा नहीं बढ़ती है, ऊपर से नीचे आते हैं वर्ग में तो कक्षा बढ़ जाती है, जिसके कारण इसका आकार बढ़ जाता है। और बाएं से दाएं चलने पर कक्षा नहीं बढ़ती, प्रोटॉन बढ़ता है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण नाभिक की आवेश बढ़ जाता है, प्रभावी नाभिक की आवेश इसको कहते हैं, जिसके कारण परमाणु की साइज छोटी होती जाती है। परमाणु का आकार बाएं से दाएं आवर्त में चलने पर छोटा होता जाता है। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। चौथी कक्षा अगर नीचे है तो उसके अंदर अपने 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने के लिए अपना 2n² जो फार्मूला है ये काम में लेते हैं। n का मतलब कक्षा, ये फार्मूले के आधार पर अपन कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ आपके बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही उनके अंदर गुण पाए जाते हैं कि कौन सी धातु होगी, कौन सी धातु होगी। इधर वाली ये जो है ये धातुएं होती हैं, है ना, ये एस ब्लॉक वाली, और ये जो पी ब्लॉक वाले हैं ये अधातुएं होती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बात करेंगे कि
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिएगा, पहले बात कर रहा है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या की बात कर रहे हैं। परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? देखिए, ये यहाँ पर ये कक्षा है और ये बीच में नाभिक है ना। नाभिक से और कक्षा के बीच की जो दूरी है वो त्रिज्या कहलाती है। जैसे परमाणु अपना वर्त होता है ना, गणित के अंदर वर्त पढ़ते हैं, वर्त का नाभिक और नाभिक बोल दीजिए या केंद्रक बोल दीजिए, पर वहां केंद्रक शब्द यूज करते हैं। वर्त का जो केंद्रक है या केंद्र बिंदु है, वहां से परिधि के बीच की दूरी, ये परिधि है, ठीक है ना। वर्त में इसको परिधि कहते हैं और अपने परमाणु में इसको कक्षा कहते हैं अपन। तो ये जो दूरी है ये त्रिज्या कहलाती है, आर या रेडियस कहलाती है। तो ठीक वही बात कर रहा है कि अपन परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिएगा कहाँ है परमाणु त्रिज्या, अपन देखें तो ये जो आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो चुकी है, उसके बाद में ये रहा परमाणु त्रिज्या की बात। ये है पॉइंट अपना परमाणु त्रिज्या, ठीक है। परमाणु त्रिज्या में ये बता रहा है, यानी कि मैं इसको आपको सार बता देता हूँ। परमाणु त्रिज्या में इसमें बताया गया है कि ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, क्योंकि उसकी कक्षा बढ़ जाती है, इसलिए परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी। लेकिन बाएं से दाएं चलने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ने के कारण परमाणु की त्रिज्या जो है वो कम हो जाती है, परमाणु का आकार कम हो जाता है, क्योंकि जो नाभिक है सेंटर में वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। खींचने के कारण कक्षा संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है और परमाणु का आकार छोटा हो जाता है, ठीक है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कक्षा बढ़ती है। कक्षा का बढ़ने के कारण इसका त्रिज्या बढ़ जाती है, आकार बढ़ जाता है। जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है, जिसके कारण परमाणु संकुचित हो जाता है और त्रिज्या कम हो जाती है, ठीक है। तो ये तो बात हुई अपनी पहले पॉइंट की, त्रिज्या की। दूसरा पॉइंट है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी कहते हैं परमाणु के नाभिक में जो सॉरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, इस कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जैसे मान लीजिए इसमें बाहर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं खींच करके बाहर निकाल लूं, तो मैंने यहाँ पर एक ऊर्जा लगाई, एक ताकत लगाई है, जिसे ही आयनन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपन क्या लिखा है अपनी जो पाठ्य पुस्तक है, उसमें आयनन एंथैल्पी के बारे में बताया हुआ है। ये रहा आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी का मतलब है किसी परमाणु उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहलाती है, ठीक है ना। इसे अपन आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो देखिएगा, अगर आपके ये समझ में आ गया है कि परमाणु का आकार किधर से किधर बढ़ता है, किधर से किधर घटता है, तो आप आसानी से बता सकते हो। अपन को ये पता है कि नाभिक क्या करता है, नाभिक पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन होता है, धनावेशित होता है, और कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं, माइनस चार्ज के होते हैं, ठीक। और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो विपरीत जो आवेश होता है वो दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खींचेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपनी ओर खींचता है। जिस प्रकार से चुंबक में विपरीत ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अपनी ओर आकर्षित करता है, साउथ पोल नॉर्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को अपनी ओर खींचता है। ठीक वैसे ये जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है। तो यहां देखिएगा, यहां तो दूरी कम है, ये खींच लेगा आसानी से, लेकिन जो जो अपन वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो नाभिक की कक्षा की दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि कक्षा नई कक्षा बन जाती है। यहाँ 2 कक्षा हो गई, ठीक है ना, और यहाँ 3 कक्षा हो गई। तो नाभिक से कक्षा की दूरी बढ़ने के कारण नाभिक इनको इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच नहीं पाता है, दूरी बढ़ने के कारण। जैसे 2 चुंबक अगर दूर दूर है तो एक दूसरे को नहीं खींच पाएंगे, है ना, और अगर इन्हीं चुंबकों को पास पास रख दें अपन तो एक दूसरे को ये खींच लेती हैं। तो वही बात है, यहाँ पर नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाता है, क्योंकि कक्षा बढ़ जाती है। कक्षा बढ़ने के कारण वो नाभिक अपने इलेक्ट्रॉन को, परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है उनको नहीं खींच पाता है, इसलिए ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है। अब देखिए, आकार इसका बढ़ जाता है तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नाभिक है उसमें जो प्रोटॉन है वो इसको खींच के नहीं रखते हैं, बांध के नहीं रख पाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ढीले होते हैं, आसानी से पृथक हो जाते हैं, बाहर से निकल जाएंगे, ठीक है। ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, कम ऊर्जा चाहिएगी, इसको निकालने के लिए थोड़ी ऊर्जा अधिक चाहिएगी, इसको निकालने के लिए थोड़ी कम चाहिएगी, इसको निकालने के लिए और कम चाहिएगी। तो ऊर्जा का, आयनन एंथैल्पी का मान, कहने का मतलब आयनन एंथैल्पी का मान कम होता जाता है, क्योंकि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है, कम ऊर्जा लगानी पड़ेगी, कम ताकत लगानी पड़ेगी नीचे यहाँ पर। फिर देखिए, अपन बात करेंगे वर्ग में बाएं से, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, ठीक है। आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो क्या होता है, कक्षा तो नहीं बढ़ रही है। जैसे लिथियम में भी 2 कक्षा है, बेरिलियम में 2 है, बोरोन में भी 2 ही कक्षा है, कार्बन में, इन सब में 2-2 कक्षा है, आप देख पा रहे हैं। परंतु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, नाभिक में प्रोटॉन बढ़ता है, नाभिक में प्रोटॉन का मान बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अंदर की ओर खींच लेगा। जैसे यहाँ पर ये नाभिक है, नाभिक क्या करेगा, इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर खींचेगा, ठीक है।
तो अपनी ओर खींचता है तो प्रभावी नाभिक क्या उस बढ़ेगा, जिसके कारण परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा, परमाणु जो है उसकी साइज छोटी हो जाती है। और परमाणु का आकार जब छोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो अपने ओर खींच के रखता है, इसलिए अपन इलेक्ट्रॉन को अपन बाहर निकालना चाहेंगे तो अपन को ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा। किधर से किधर, बाएं से दाएं चलने पर, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। तो ये बात होगी अपनी आयनन एंथैल्पी वाली। तीसरा पॉइंट बता रहा है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आयनन एंथैल्पी का उल्टा है। परमाणु के नाभिक कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ताकत लगानी पड़ती है उसे तो कहते हैं आयनन एंथैल्पी। और इसमें अपन इलेक्ट्रॉन देना चाहें, अब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें अपन देंगे कक्षा को, तो इसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। और विद्युत ऋणता आदि तत्वों के आवर्ती गुणधर्म है। ये सारी बातें जो हैं इसके अपने इनके गुणों के अंदर अपने अलग से वीडियो डाल रखा है, वहां अपने पढ़ी थी, देखिएगा। ये रहा इसमें इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। ये इसी अवस्था में किसी परमाणु के उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणायन बनता है और मुक्त होने वाली ऊर्जा, ठीक है, जो ऊर्जा मुक्त होती है वो उसमें इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें अपने परमाणु को इलेक्ट्रॉन देंगे। और विद्युत ऋणता किसे कहते हैं कि सहसंयोजक यौगिकों में दो असमान परमाणुओं के मध्य बने हुए रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन के परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को विद्युत ऋणता कहते हैं। कोई भी दो परमाणु आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जैसे मान लीजिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, तो ये HCl इसमें हाइड्रोजन अलग प्रकार का है, पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है, तो आयनिक बंध हो गया ये। यहाँ पर देखिएगा इसमें ये बात कर रहा है सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक किसे कहते हैं, जो इसमें परमाणु आपस में एक दूसरे से पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है। तो सहसंयोजक यौगिकों में जो असमान परमाणु है, असमान यानी कि अलग परमाणु, जैसे मान लीजिए मेथेन है CH4, ठीक है, तो इसमें कार्बन अलग है, हाइड्रोजन अलग होता है, दोनों असमान परमाणु है और सहसंयोजक बंध बनाते हैं। जैसे O2 है, लेकिन इसमें दोनों परमाणु एक जैसे ही हैं, O+O, ठीक है, लेकिन यहाँ बात कर रहा है असमान परमाणु की। असमान के लिए एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, जैसे CH4 मेथेन वाला सहसंयोजक बंध होते हैं। तो सहसंयोजक यौगिकों के मध्य जो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कहने का मतलब कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और हाइड्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गुण को ही विद्युत ऋणता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत ऋणता। और सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणता है वो होती है अपनी ये रहा, सर्वाधिक विद्युत ऋणता जो है फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। चलिए फिर अपन चलते हैं इस पार्ट के, अपनी जो बात कर रहे थे अपन 13वें पॉइंट में, 13वें पॉइंट में चलते हैं अपन। 13वें पॉइंट में लिखा है परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, या कक्ष या कक्षाएं की बात है, या ऊर्जा स्तर बोल दीजिए, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी संयोजकता निर्धारित करती है। यानी कि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है वही उसकी संयोजकता होगी। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन के पास में बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, तो इसकी संयोजकता 1 है। इसी प्रकार से लिथियम के पास यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है इस कक्षा में, दूसरी कक्षा में, यहाँ ये क्या करता है, देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इसकी संयोजकता 1 होती है। सोडियम की 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा दिक्कत आएगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर ये सोडियम धनायन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसकी संयोजकता होती है। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 संयोजकता है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है 12 वाली कक्षा में, है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये रहा, तो इसकी संयोजकता 2 हो गई। एल्यूमिनियम के पास 3 है तो इसकी संयोजकता 3 हो गई। कार्बन के पास देखिएगा 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 4 हो गई। और फिर वापस अपने 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर वापस घटती है, जैसे नाइट्रोजन में 3 हो जाएगी, ऑक्सीजन की 2 हो जाएगी, फ्लोरीन की 1 हो जाएगी, ठीक है, 1 से 4 तक 1 2 3 4 तक बढ़ती है, उसके बाद में वापस से 3 2 1 घटती जाती है संयोजकता। इसके लिए अपन ने एक अलग से वीडियो डाल रखा है, उसको आप देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में। ये रहा संयोजकता वाला पॉइंट, ठीक है, और ये टेबल बनी हुई है संयोजकता के लिए कि कौन से वर्ग में संयोजकता कितनी होती है, ये सारा अपन ने पिछले वीडियो के अंदर समझ रखा है। तो यहाँ आप थोड़े से इन संयोजकता, आपके कुछ संयोजकताएं अंगुलियों पर याद होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, ठीक है ना, और जो 18वां वर्ग है वो शून्य वर्ग होता है, उसमें संयोजकता 0 होती है उसकी, सारी कक्षा पूरी कक्षा 12 वाली कक्षा पूरी भरी होती है। और दूसरा, जैसे मान लीजिए अपन बात करें कार्बन की बात करें, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, ठीक है, नाइट्रोजन है ये,
और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। उसी प्रकार से मान लीजिए सोडियम की बात करें, सोडियम की संयोजकता 1 होती है, क्लोरीन की संयोजकता भी 1 होती है, ठीक है। और मैग्नीशियम जो उसकी 2 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है। कुछ संयोजकताएं परिवर्तनशील होती हैं, जैसे आयरन की संयोजकता, आयरन यानी कि लोहा जो है उसकी संयोजकता 2 भी होती है और 3 भी होती है। कॉपर की संयोजकता 2 है, 1 भी होती है, 2 भी होती है। कुछ संयोजकताएं परिवर्तनशील भी होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जिनकी परिवर्तनशील होती है उन्हें अपन परिवर्ती संयोजकता भी कहते हैं। और संयोजकता को आजकल एक नया नाम दिया गया है, ऑक्सीकरण अवस्था दिया गया है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण किए जाते हैं, तो इसको ऑक्सीकरण अवस्था के भी कहते हैं कि विद्युत ऋणता के अनुसार किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन जो है या आवेश है वो ग्रहण करता है, ठीक है। तो इसको आजकल संयोजकता का एक नया नाम दिया गया है, ऑक्सीकरण अवस्था नाम दिया गया है। इसको भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। और अंतिम जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अपना तत्व में धात्विक या अधात्विक गुणधर्म उनके परमाणु आकार और उनके आवर्ती गुणधर्मों पर निर्भर करते हैं। यानी कि आवर्त सारणी में धातु और अधातु जो है वो उनके जो गुण है वो किस आधार पर है, उनके परमाणु के आकार के आधार पर है, ठीक है, या फिर उनके अन्य जो गुण है, अन्य गुण कौन कौन से, जैसे परमाणु की त्रिज्या हो गई, आयनन एंथैल्पी हो गई, है ना, इलेक्ट्रॉन लब्धि हो गई, ये सारे गुण जो है उनके आधार पर ही धातु अधातु के गुण होते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए अपन बात करें आवर्त सारणी का, अपन देखें डायग्राम आवर्त सारणी में, ये जो इधर जो जितने भी ये आपको दिखाई दे रहे हैं मैं बना रहा हूँ, ये सारी की सारी इधर वाली ये धातुएं हैं। ये क्या है, ये धातुएं हैं सारी। और इधर जो आपको दिख रही हैं ये अधातुएं हैं, ठीक है। और ये बीच में जो यहाँ दिख रही है आपको ये उपधातुएं हैं। आपकी जो किताब के अंदर जो आवर्त सारणी बनी हुई है उससे देख लीजिए आप, ये जो हरे रंग में आपको दिख रही है ये सारी की सारी ये क्या है, ये धातुएं हैं। और ये जो यहाँ पर आपको पिंक कलर में, पीले रंग में दिख रही है, यहाँ पर ये अधातुएं हैं। हाइड्रोजन देखो ये अधातु है, इधर रखा गया है इसको। और ये धातु और अधातु के बीच में जो है जैसे बोरोन, सिलिकॉन, ये क्या है, ये उपधातु हैं, ठीक है। तो इनके जो गुण हैं वो इनके आवर्त सारणी के अंदर उसी के आधार पर है कि अपन ऊपर से नीचे आते हैं तो इनका आकार बढ़ता है, आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी, ठीक है। प्रभावी नाभिक के आवेश का मान जो है वो कम हो जाएगा और आयनन एंथैल्पी का मान भी कम हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो है वो इनके आवर्त सारणी पर निर्भर करती हैं। आपको याद क्या रखना है कि ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्षा बढ़ती है, कक्षा बढ़ने से परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, और बाएं से दाएं चलने पर परमाणु का आकार कम होता जाता है, छोटा होता जाता है, प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता जाता है। आवर्त में बाएं से दाएं और वर्ग में ऊपर से नीचे, ठीक है। ये सारी बातें इनके लिए अपने पिछले हर टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो डाल रखे हैं, उनसे आप देख सकते हैं, उनसे आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने 7वें पार्ट के अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो कि इस पार्ट की समरी है या सार है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। मेरे ख्याल से आपके बिल्कुल समझ में आया होगा। धन्यवाद।